नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल गुरम बरनाला, आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तो प्रिय बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 9वीं का व्याकरण भाग वर्ण विचार के बारे में। तो चलते हैं, वर्ण विचार को जानते हैं, समझते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ण हैं। देखते हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रवि घर चल, इस वाक्य में कई शब्द हैं। सभी शब्दों में ध्वनियाँ हैं, जैसे रवि। कुछ शब्द हैं जैसे रवि घर चल। रवि में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? र प्लस अ प्लस व प्लस ई। प्लस का जो साइन है, जो चिन्ह है, इसको हम हिंदी भाषा में धन कहते हैं। इसको आप पंजाबी भाषा में क्या कहते हो? जमा भी बोलते हो। ठीक है, तो बच्चों घर में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। चल में च प्लस अ प्लस ल प्लस अ। उपयुक्त ध्वनियों के ऐसे अन्य खंड नहीं हो सकते जिन पर विचार किया जा सके। अतः हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, च, र आदि वर्ण हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। ऐसे ही हमारे पास एक वर्णों का समूह है, जिनको मिलाकर एक माला बना दी जाती है। जैसे फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, वैसे ही प्यारे बच्चों, वर्णों को जब हमने एक ही सूत्र में पिरो दिया तो वो वर्णमाला कहलाई। इसी प्रकार हम वर्णमाला की परिभाषा देंगे कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब भी हम किसी भाषा का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के भिन्न भिन्न अवयव का प्रयोग करते हैं। तो भाषा की ध्वनियों के उच्चारण में मुंह के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रयोग होता है। अतः उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में स्वर है और व्यंजन है। अवयव का अर्थ होता है बच्चों, शरीर का कोई भी अंग या भाग जो हमारे कार्य विशेष की पूर्ति में सहायक होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में मूलतः यानी कि मूल रूप से 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं। अ से लेकर औ तक 11 स्वर हैं। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन हैं, जिनमें 2 नवनिर्मित या विकसित ध्वनियाँ जो हैं उनको भी मिलाया गया है। कुल मिलाकर 35 व्यंजन हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं कि वर्ण भेद क्या होता है। उच्चारण अवयव की दृष्टि से हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जैसा कि हमने पीछे भी जाना। तो अब हम जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। अ से लेकर ओ तक सारे क्या हैं? स्वर हैं। तो स्वरों की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं, तो हमारे मुख से हवा सीधी बाहर निकलती है,
सीधी निकलने का मतलब है कि हमारे मुख से हवा बिल्कुल भी टकराती नहीं है, घर्षण नहीं करती है। अर्थात बच्चों, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो हमारे मुख के किसी भी भाग से टकराती नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी कि हमें इन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आगे हम जानते हैं कि स्वर भेद अर्थात स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय बच्चों, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्षस्वर जैसे अ, ई, उ, री, इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, अर्थात लघु स्वर भी इन्हें हम कह सकते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, बड़े स्वर भी कह देते हैं। 3 नंबर पे आता है बच्चों प्लुत स्वर, जैसे ओम, राम आदि। जब किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगे तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। संस्कृत भाषा में इसे लिखने के लिए स्वर विशेष के आगे 3 का प्रयोग होता है, 3 अंक लिख दिया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्राय प्रचलन नहीं है। हम हिंदी भाषा में इनका प्रयोग कब करते हैं? या तो हम किसी को पुकारते समय, किसी को आवाज़ लगा रहे हैं तब करते हैं, या फिर कोई नाटक कर रहे हैं तब करते हैं, या हम संवाद किसी नाटक या किसी कार्यक्रम में बोले जाते हैं। पुकारते समय हम इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं? जैसे मान लो हमने राम को बुलाना है, राम दूर खड़ा है तो हम कहेंगे राम इधर आओ। तो इस प्रकार हम इस प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन क्या है। वर्णमाला में क से लेकर ह तक सभी व्यंजन हैं। परिभाषा देंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा थोड़ी रुककर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण किनकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टकरा के निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, घर्षण करके निकलती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, जब भी इनको हम बोलना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी स्वर का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमें लग रहा है कि जैसे क लिखा हुआ है और उसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही, तो हमें इससे पता लगता है कि इसमें अ स्वर छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब भी हम इसको बोलते हैं तो इसकी ध्वनि प्रतीत होती है, सुनाई देती है। अ का साउंड निकालता है, ध्वनि निकालता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जाना कि व्यंजन का उच्चारण जब भी किया जाता है तब हमारे मुख से जो हवा है वो स्पर्श करती है, घर्षण करती है। उसी के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार इन व्यंजनों को एक वर्ग में भी बांटा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। क से लेकर म तक 25 हैं, जिनको अगर हम ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं गिनती करें तो ये अपने लाइन में 5-5 की संख्या में हैं। तो ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्णों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा हमारे मुख के किसी भी विशेष स्थान को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। एक वर्गीकरण या विभाजन किया गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें कि इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें
दोनों ही तरफ से, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं दोनों ही तरफ में एक वर्ग बनता है। जैसे 5 ही इधर वाली साइड है और 5 ये इधर वाली साइड वर्ण है। जैसे क ख ग घ ङ, यहाँ भी ये 5 है। क च ट त प, यहाँ भी ये 5 हैं। इस कारण इन पांचों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इस कारण बच्चों इनका जो नाम है वो इनके वर्ग के प्रथम अक्षर पर निर्धारित किया गया है। जैसे क वाली जो पंक्ति है इसका नाम क वर्ग है। जैसे कि आगे वाला अक्षर है इनको लीड करता है, इनका नेतृत्व करता है। च वाली लाइन का च वर्ग, ट वाली लाइन का ट वर्ग, त वाली लाइन का त वर्ग, प वाली लाइन का प वर्ग। इसी प्रकार इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार इनके प्रथम अक्षर के नाम के ऊपर इनका एक वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार वर्गीय व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि बच्चों अगर आप क वर्ग का उच्चारण यानी कि क वाली पंक्ति का आप उच्चारण करेंगे तो आप जब अपने गले पर हाथ रखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके कंठ में कंपन पैदा हो रही है। यानी कि क की जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो आपके कंठ से होकर निकल रहा है। क ख ग घ ङ सारे, ठीक है। दूसरा वर्ग च वर्ग, इसमें हमारी जीभ हमारे मुख के तालु भाग को छूती है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य मूर्धा होता है। तालु और दांतों के पीछे का भाग जो सिर की तरफ होता है वो मूर्धा कहलाता है। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ बीच में से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। आप इसे बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों त थ द ध न, यानी कि त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए इनको दंत्य व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों और मसूड़ों के बीच के भाग को छूती है, इसलिए इन्हें दंत्य व्यंजन कहा जाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारे होठ हैं। जब दोनों होठ मिलते हैं तब हम प फ ब भ म का उच्चारण कर पाते हैं। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा है, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे कि ई या ई प्लस अ करें तो हमारा एक नया वर्ण बनकर सामने आता है य। ऐसे ही उ या उ प्लस अ करते हैं तो एक नया वर्ण हमारे सामने आता है व। जैसे कि अगली कक्षा में आप संधि पढ़ेंगे तब आपको ये सब नियम समझ आ जाएंगे। र और ल, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से हवा जीभ के दोनों साइड से निकलती है, पार्श्व से निकलती है, बगल से निकलती है। पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी कि पास से गुजरती है, तब इन्हें पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी भाग को टच करके, हल्का सा स्पर्श करके बीच में ही रुककर कंपन पैदा करती है, इसलिए इनको पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। तीसरा हमारा व्यंजन का भेद है ऊष्म व्यंजन। श श स ह, इन वर्णों का उच्चारण
करते समय मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म हवा बाहर निकलती है। एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आती है। इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें जो 3 स दिए हुए हैं, इनका उच्चारण हम जान लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि इन तीनों में जो भिन्नता है वो उच्चारण स्थान को लेकर ही है। जैसे श का उच्चारण स्थान तालव्य है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुख के तालु भाग को छूती है, जैसे हम बोलते हैं शारदा। ठीक ऐसे ही षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अर्थात ये वर्ण मूर्धन्य है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुख के मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, टच करती है। जब हम स का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुख के दंत्य भाग को छूती है, तब स का उच्चारण स्थान जो क्या है, दंत्य है। इन्हें हम दंत्य व्यंजन या दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सुनीता, स्लेट, स्कूल, समाचार आदि। अगला वर्ण है ह। ह का जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से हवा कंठ से निकलती है, तो इसे कंठीय व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की श्रेणियां समझ ली हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। अयोग व अंग और अह ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी है, अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान यानी कि इनका जो प्रयोग है वो स्वरों के बाद किया जाता है। अयोग व कहने का कारण क्या है कि स्वतंत्र गति में नहीं होने के कारण यह ना तो स्वर है, क्योंकि अ को साथ में लेकर आते हैं, और स्वरों के साथ प्रयोग में आने के कारण यह व्यंजन भी नहीं कहे जा सकते। इनका योग न तो स्वरों से है न ही व्यंजनों से हैं। ये एक प्रकार की ध्वनि का वहन तो करते हैं, अर्थात इनकी ध्वनि तो है, लेकिन ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, इसलिए इनको अयोग व कहा जाता है। आगे बच्चों, हम जानते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। जैसे अंक, अंत, कंस, पंकज आदि में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार एक नासिकीय ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, अर्थात अगर हम इनको बोलते समय अपनी नाक बंद कर लें तो इन ध्वनियों का हम सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। हमारे नाक के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसी प्रकार बच्चों, यह अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जैसे सिरू रेखा के ऊपर ये बिंदी के रूप में लगाया जाता है। यह सभी वर्गों के 5वें व्यंजन, जो सभी वर्ग हमने पीछे वर्ग किए थे, वर्गीय व्यंजन के बारे में पढ़ा था, उनमें से जो 5वां व्यंजन है, जैसे अंग, य, ण, न, म के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इनके स्थान पर कब प्रयुक्त होता है? जब यह 5वें वर्ण अपने आधे रूप में आते हैं, बिना स्वर के आते हैं, तब यह बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, स्पर्श व्यंजन के साथ हम पंचम वर्ण का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? पंचम वर्ण अर्थात हमारे जो वर्ग के 5वें व्यंजन हैं, जिन्हें हम नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, इनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे जानते हैं।
जैसे हमारे सामने शब्द है गंगा। गंगा शब्द उच्चरित रूप इसका गा गंगा है। यह क से पूर्व ग के रूप में उच्चारित होता है। तो बच्चों, गंगा के ऊपर जो बिंदी दिख रही है वो किसका रूप है? अंग का आधा रूप है। इसी प्रकार ख नंबर में हम देखते हैं चंचल। चंचल में एक बार बिंदी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरे चंचल शब्द में य अपने आधे रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो जो गंगा और चंचल का जो उच्चरित रूप आप देख रहे हैं, ये जो रूप है ये पुरानी किताबों में आपके पिताजी दादाजी ने पढ़ा होगा। उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि पहले गंगा और चंचल ऐसे लिखे जाते थे और आजकल गंगा और चंचल इनके ऊपर बिंदी के रूप में इनका प्रचलन हो गया है। हम अनुस्वार के रूप में इनका प्रयोग करने लग गए हैं। ग भाग में हम देखते हैं हमारे पास शब्द है ठंड। ठंड शब्द हम अब भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमें बिंदी के रूप में भी मिलता है और ये आधे ण के रूप में भी मिलता है। घ नंबर पे है संध्या। संध्या शब्द में एक बार बिंदी के रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक बार आधे न के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये भी हम दोनों ही प्रकार से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ये हमें दोनों ही रूप में मिलता है। ग नंबर पर है संभव। संभव में देखो बच्चों, एक बार आधा में बिंदी के रूप में आया है, दूसरी बार आधा में हमें आधे मैं के रूप में दिख रहा है। तो इसी प्रकार इन नासिकीय व्यंजनों का जो प्रयोग है वो हम बिंदी के रूप में करने लग गए हैं, क्योंकि इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में अनुस्वार को बिंदी के रूप में उसी वर्ग के पांचवें व्यंजन के दोनों रूपों में विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। विकल्प मतलब इसे हम दोनों ही रूपों में लिख देते थे, दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग हम करते थे। लेकिन हिंदी भाषा में सरलता व एक रूपता की दृष्टि से, यानी कि एक सारता लाने के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रयुक्त करने लगे हैं। इनका प्रयोग हम वर्गीय व्यंजन के अपने ही किसी वर्ण के साथ करते हैं। जैसे अगर हम अंग का प्रयोग करेंगे तो हम क वर्ग के किसी व्यंजन के साथ करेंगे। ऐसे ही ञ का प्रयोग अगर हम करेंगे तो च वर्ग के साथ करेंगे। ण का प्रयोग अगर हम करेंगे तो इनका प्रयोग भी हम ट वर्ग के साथ करेंगे। न का प्रयोग करेंगे तो हम अपने ही वर्ग अर्थात त वर्ग के साथ करेंगे। आधे मैं का प्रयोग करेंगे तब हम इनका प्रयोग अपने ही वर्ग के अर्थात प वर्ग के साथ करेंगे। क्योंकि बच्चों, ये जो नासिकीय व्यंजन है, पंचम वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ आते हैं, ये दूसरे वर्णों के साथ नहीं आते। अगर दूसरे वर्णों के साथ आते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त, यानी कि म के बाद स्पर्श व्यंजन ना आए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यानी कि अंतस्थ व्यंजन हमने जाने थे य र ल व, या उसमें व्यंजन आ जाए श श स, इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं का प्रयोग अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस यत संयत, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वेदना संवेदना, सम प्लस संशय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार। इसी प्रकार बच्चों एक आधा शब्द जो कि अपवाद के रूप में भी है, जैसे सम प्लस राट सम्राट, सम्राट में र पूरा आया है, और मैं भी अपने मूल रूप में आया है, यानी कि जो वर्णों का मूल रूप है वो बिना स्वर के है, तो ये बिना स्वर के यहाँ पर आया है।
अपवाद होता है नियम के विरुद्ध चलना, अर्थात जो नियम के विरुद्ध चलता है उसे हम अपवाद कहते हैं। अगला हमारे पास है अगर ऊष्म व्यंजन के साथ श, श, स से पहले अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, जैसे वंश, कंस, संसद, संशय। इसी प्रकार शब्द के अंत में माँ संस्कृत में प्रयुक्त होता है किंतु हिंदी में अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे बच्चों हम लिखते हैं संस्कृत में अहम, जैसे उसको हम हिंदी में माँ लिखते हैं। स्वयं, स्वयं को हम स्वयं लिख देते हैं, ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजन एक साथ आते हैं, भिन्न भिन्न का मतलब जैसे अंग के साथ मैं आया, न के साथ मैं आया, जैसे हमारे पास शब्द हैं वांग्मय, ममंत, जन्म, क्षणमास। इसी प्रकार जिन शब्दों में पंचम वर्ण न और म द्वितीय वर्ण के रूप में आते हैं, द्वितीय वर्ण का मतलब होता है एक ही वर्ण का दो बार आना, एक बार बिना स्वर के, एक बार स्वर के साथ। जैसे हमारे पास शब्द है पन्ना, मुन्ना, सम्मान, धम आदि। इसी प्रकार यदि पंचम वर्ण का प्रयोग य व ह से पहले प्रयुक्त होता है तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगता, जैसे गण्य, पुण्य आदि। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे का जो भाग है यानी कि वर्ण विचार का अगला भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।